नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज के अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, किसी भी कंपनी की एनालिसिस जब हम करते हैं, स्टॉक की करते हैं, तो जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है, उसके बारे में हमने बात की थी कि एनुअल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो हमको ध्यान देनी है या पढ़नी है, क्योंकि सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, हमें कुछ ही चीज़ें होती हैं जो इस पे ध्यान देना ज़रूरी होता है, जो हमारे काम की होती है, ताकि हम उन चीज़ों को पढ़ के हमारे लिए एक अच्छा कंपनी या अच्छा स्टॉक को सिलेक्शन कर सकें। एनुअल रिपोर्ट में 3 इम्पोर्टेंट सेक्शन होते हैं, जो उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। उनमें 3 इम्पोर्टेंट सेक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जिनमें से सबसे पहला आता है बैलेंस शीट, सेकंड आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है और हमें बारीकी से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कंपनी के बारे में बहुत चीज़ें बताती हैं कि कंपनी कैसा काम कर रही है और आगे इसका क्या प्रोस्पेक्टस हो सकता है, जिससे कि हम अगर किसी कंपनी में निवेश करें या इन्वेस्टमेंट करें, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उसमें रिटर्न मिलने वाला है भी या नहीं। तो इन तीनों को हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो हम इन तीनों को अलग-अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट के बारे में और बैलेंस शीट को जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, ताकि आपको समझ आ सके और आप अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। बैलेंस शीट एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एनुअल स्टेटमेंट्स का, जो 3 एनुअल स्टेटमेंट्स जो कंपनी प्रोड्यूस करती है और हर एक कंपनी मैंडेटेड होती है, वो प्रोड्यूस करती ही है। तो उसमें बैलेंस शीट एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको समझने की हमें ज़रूरत है। बैलेंस शीट जो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है। यानी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस से हमारा मतलब ये है कि कंपनी कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वीक है, वो हमें बैलेंस शीट को देख के पता चल जाता है। और दूसरी बात ये कि बैलेंस शीट जो होती है वो अप टू डेट होती है। अप टू डेट जैसे कि हमने बात की कि ये एनुअल स्टेटमेंट्स है, लेकिन इसमें भी ये जो बैलेंस शीट होती है वो अप टू डेट होती है। तो जब कंपनी बैलेंस शीट पब्लिश करती है तो उसमें वो लिख के देती है कि बैलेंस शीट एज़ ऑन डेट, यानी वो डेट लिख के देगी कि उस डेट तक। उसके तक ही ये जो बैलेंस शीट में जितने डाटा होते हैं वो वैलिड होते हैं, उसके आगे-पीछे ये चेंज होते रहते हैं। यानी कि बैलेंस शीट एक सिंपल फ़ोटो की तरह है। अगर आज आप फ़ोटो खींचोगे तो उस वो कुछ अलग होगी और कल अगर आप फ़ोटो खींचोगे तो कुछ और अलग होगी। कंपनी की फ़ोटो होती है। यानी कि बैलेंस शीट में जो डाटा है वो डेली चेंज होते रहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। बैलेंस शीट में कंपनी अपने असेट्स और लायबिलिटी दोनों को दिखाती है। अब अगर हम असेट्स और लायबिलिटी को मोटा-मोटा अगर जानने की कोशिश करें, तो असेट वो चीज़ होती है जो हमें कमाई करके दे या हमारी जेब में जिससे पैसा आए, वो असेट के अंडर आता है और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जिससे हमारा पैसा जाता है या जो एक देनदारी होती है। यानी अगर हम असेट की सिंपल भाषा में बात करें, तो ये लेनदारी होती है और जो लायबिलिटी होती है वो देनदारी होती है, जो वापस किसी को पे करना होता है। तो बैलेंस शीट में हमें कंपनी के टोटल कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी है, वो दिखाई देती है, जिससे हमें पता लगता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है या वीक है। अब हर कंपनी का अपने-अपने अलग एसेट्स और लायबिलिटी हो सकते हैं, वो कंपनी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी किस इंडस्ट्री या सेक्टर में काम कर रही है, उसके हिसाब से उसके एसेट्स और लायबिलिटी अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो बिज़नेस होता है, वो कंपनियाँ जो लार्ज स्केल में काम करती हैं, उनके एसेट्स अलग टाइप के होते हैं, जबकि जो आईटी फील्ड की कंपनीज़ होती हैं, उनके एसेट्स और लायबिलिटी अलग तरह की होती है। लेकिन बैलेंस शीट में जब हम बात करेंगे, तो एसेट्स और लायबिलिटी का जो डेफिनिशन है, वो अलग हो सकता है, टाइप्स अलग हो सकते हैं, बट हमें जो चीज़ चाहिए, वो ये कि अल्टीमेटली जो क्रक्स निकलता है कि बैलेंस शीट में क्या दिखाना चाहती है कंपनी, वो लगभग सभी कंपनी का सेम ही मोरल निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट जो होती है, वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमें कंपनी को एनालाइज़ करने में हमारी मदद करता है और ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को हमें बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली बीमार है या अच्छी है, अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। तो वो हमें बैलेंस शीट से पता लग जाता है। अब चलिए हम बैलेंस शीट को एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस शीट जो है उसमें मोटा-मोटा क्या चीज़ होती है जो इन्वॉल्व होती है, ताकि आपको एक जनरल आइडिया लग सके कि बैलेंस शीट क्या दिखाना चाहती है और जिससे हमें क्या चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं और जो कंपनी के बारे में हमें बताती हैं। तो इसमें हम मान के चलते हैं कोई कंपनी है एक्स वाई ज़ी लिमिटेड, ये कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं मान के चलिए। तो कंपनी को एस्टेब्लिश होने के लिए सबसे पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है उसमें और जब इनिशियल स्टेज पे जब कोई कंपनी होती है तो उसमें आपको पैसा लगाने के लिए आपको या तो आप फ्रेंड सर्कल इकट्ठा होके आप पैसा लगा सकते हैं या आप कहीं रिलेटिव से या कहीं से भी आप पैसा इकट्ठा करके आप लगाते हैं, उसके बाद आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आप वो शेयर होल्डर बन जाते हैं कंपनी में।
यानी अगर आप 3 दोस्त मिलके पैसा लगा के स्टार्टिंग में जो इनिशियल कैपिटल है, इस बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपके 3 शेयर होल्डर होंगे। लेकिन जैसे-जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होता है, कंपनी बड़ी होती है, आपको एक्सपेंड करना पड़ता है, तो आपको और पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो पैसे की रिक्वायरमेंट को आप मीट कर सकते हैं बैंक से लोन लेकर के, या फिर और भी एनबीएफसीज़ हैं या और कहीं से भी आप पैसा लोन ले सकते हैं, या डेट जिसको बोलते हैं, लोन लेके आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नया तरीका आता है या जो इससे नेक्स्ट स्टेप आता है, उसके बाद भी जब कंपनी और बड़ी हो जाती है, तो आता है आईपीओ का, यानी पब्लिक लिस्टिंग का। इस केस में क्या होता है, कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है और आईपीओ के ज़रिए कंपनी क्या करती है, अपने जो शेयर्स हैं, वो पब्लिक को लिस्ट करती है। और यहाँ इस केस में पब्लिक जो है फिर वो शेयर होल्डर बन जाती है उस कंपनी की, और छोटे-छोटे पार्ट्स में कंपनी को वो डिनोट करते हैं, यानी वो हर उस कंपनी जो है उसमें शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है शेयर होल्डर्स की जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि हमने बात की कि कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, वो कंपनी का असेट और लायबिलिटी दोनों चीज़ दिखाता है। यानी कि कंपनी के एसेट कितने हैं वो भी दिखाएगा, और कंपनी की लायबिलिटी कितनी है वो भी आपको दिखाएगा। तो हम पहले लायबिलिटी की बात कर लेते हैं कि लायबिलिटी यानी देनदारी कितनी है कंपनी की। तो मान के चलते हैं कि जो कंपनी है उसने आईपीओ के ज़रिए जो है अपने टोटल 50,000 शेयर जो हैं मार्केट में लिस्ट किए हैं या पब्लिक को इश्यू किए हैं, और हर एक शेयर का जो वैल्यू है वो ₹10 का है। तो इसलिए उसने ₹50,000 जो शेयर 50,000 इश्यू किए मार्केट में, उससे उसको 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, और उसने वो कंपनी को एक्सपेंशन में या कंपनी के बिज़नेस में यूज़ कर लिए। तब ये जो 5 लाख रुपए हैं, ये क्योंकि शेयर होल्डर के पैसे हैं, इसको अल्टीमेटली आपको देना पड़ेगा वापस, तो इसलिए ये लायबिलिटी में काउंट होते हैं। अब कंपनी ने ये 5 लाख रुपए जो है अपनी बिज़नेस एक्सपेंशन में लगा लिए, और उसके बाद में कंपनी ने जब ऑपरेशन स्टार्ट किया अपना, तो कंपनी ने प्रॉफ़िट कमाया, और वो प्रॉफ़िट मान के चलते हैं कि 4 लाख का कमाया। तो ये जो 4 लाख प्रॉफ़िट है, ये भी लायबिलिटी में आता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो शेयर होल्डर्स का पैसा था 5 लाख रुपए, उसको बिज़नेस में यूज़ किया, और उससे जो कमाई हुई 4 लाख रुपए, वो भी लायबिलिटी में काउंट होगा। तो ये जो टोटल जो आपका बनता है 9 लाख रुपए, ये रिज़र्व काउंट होता है। रिज़र्व, या इसको हम इंक्लूडिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो ये रिज़र्व में काउंट होता है, और ये लायबिलिटी का एक पार्ट है। और इसको हम, क्योंकि ये शेयर होल्डर की मनी को यूज़ करके इसमें प्रॉफिट कमाया गया था, तो ये दोनों को मिलके बनता है, इसलिए रिज़र्व को शेयर होल्डर फंड भी बोला जाता है। और शेयर होल्डर फंड बोल सकते हैं, या फिर इसको टोटल कैपिटल जो लगी है कंपनी में, वो भी बोला जाता है। और इसको एक और टर्म यूज़ की जाती है जो बहुत ही कॉमन है, आपको पता होगा, इक्विटी। इसको इक्विटी भी बोला जाता है। अब इसके अलावा कंपनी अपना बिज़नेस ऑपरेशन कंटिन्यू करने के लिए अलग-अलग तरीके से लोन भी लेती है, जिसको हम डेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक इक्विटी और डेट का। तो डेट में जब आप किसी बैंक से या एनबीएफसी से लोन लेते हैं, तो आपको उसको विद इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस में आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो, और सेकंड है बुक वैल्यू। तो अब हम इसके बारे में बात करें, तो डेट टू इक्विटी रेशियो के अगर हम सिंपल जाएँ, डेट और इक्विटी का एक रेशियो है। इक्विटी जैसे कि हमने बात की कि टोटल रिज़र्व, यानी जो टोटल प्रॉफिट कंपनी ने कमाया प्लस जो शेयर होल्डर की मनी है, और डेट जो कंपनी ने बैंक से या कहीं से लोन लिया है। अब क्यों? क्योंकि जो लोन है वो वापस आपको चुकाना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए जो बोलते हैं कि कंपनी का जितना भी कर्ज़ा है, डेट है, वो कम से कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई कंपनी डेट लेके काम कर रही है तो वो खराब है कंपनी। डेट लेना कंपनी की मजबूरी होती है, और कई बार कंपनी डेट लेती भी है उस बिज़नेस को आगे रन करने के लिए। और अगर कंपनी अच्छा रन कर रही है और डेट में उसको अगर 6-7% पे अगर उसको ब्याज पे पैसा मिल रहा है, तो उसको वापस पे करती रहेगी और अपना बिज़नेस ऑपरेशन कंटिन्यू करेगी। लेकिन असली दिक्कत कब आती है, जब कंपनी का जो डेट है वो हद से ज़्यादा हो जाता है, और वो उसकी जो इक्विटी है कंपनी की, उससे के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में कंपनी क्या करती है कि क्योंकि इक्विटी के कंपैरिज़न में डेट ज़्यादा हो गया है, और कंपनी अगर किसी टाइम पे करने में काबिल नहीं होती है, या बिज़नेस में ऑपरेशन में कुछ टाइम के लिए अगर दिक्कत आती है, तो उस टाइम में क्योंकि उसको कंपनी को अपना कर्ज़ा तो टाइमली पे करना है इंटरेस्ट के साथ में, तो वहाँ पे उस केस में कंपनी को फाइनेंशियल गड़बड़ा सकते हैं और कंपनी को दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जब भी आप कहते हैं डी-ई रेशियो या डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जहाँ पे आपको देखना होता है कि जो कंपनी का डेट है, या ये जो हमें बताती है रेशियो कि कंपनी का डेट जो है वो कंपनी के इक्विटी के मुकाबले में कितना है। अगर कंपनी का डेट जो है कंपनी की इक्विटी से ज़्यादा होगा, तो जो डी-ई रेशियो है वो हमेशा
1 से ज़्यादा होगा। इसलिए जब भी आप कंपनी में किसी में भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये ध्यान रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कंपनी का डीई रेशियो चेक कर लें। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का जो है वो 1 से कम होना चाहिए और हो सके तो 0.5 से भी कम होना चाहिए। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बात की थी यहाँ पे आता है, वो आता है बुक वैल्यू का। बुक वैल्यू अगर हम सिंपल फॉर्मूला देखें, तो बुक वैल्यू जो बोलती है, वो ये बोलती है कि टोटल जो इक्विटी है कंपनी की या शेयर होल्डर की जो मनी लगी हुई है, उसको अगर हम आउटस्टैंडिंग जितने शेयर हैं, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा कंपनी का बुक वैल्यू आ जाता है। तो अगर हम इसी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल इक्विटी है कंपनी की, वो 9 लाख रुपए है प्रेजेंटली और उसकी जो आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, वो 50,000 शेयर हैं। तो अगर हम इसको एग्जांपल को लें, तो हमारा जो बुक वैल्यू है, जो है वो 18 रुपए पर शेयर के हिसाब से पड़ता है। यानी एक शेयर होल्डर को एक शेयर के पीछे 18 रुपए मिलेंगे और वो कब मिलेंगे? अगर वो कंपनी अपना ऑपरेशन कल क्लोज कर देती है, तो क्लोज होने के टाइम में कंपनी के जो शेयर्स है होल्डर हैं, उनको हर शेयर के पीछे 18 रुपए मिलेगा एक शेयर का। ये है बुक वैल्यू। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कंपनीज होती है जिनका बुक वैल्यू अच्छा होता है, यानी कि जिसका पर शेयर जो वापस मिलेगा उसको अगर कंपनी क्लोज करती है ऑपरेशन, अगर बुक वैल्यू अच्छा है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। और अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसी कंपनी मिलती है जिसका जो करंट जो शेयर मार्केट प्राइस है कंपनी का, वो शेयर प्राइस अगर कम है उसकी बुक वैल्यू से, तो इसका मान लीजिए कि वो कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड है और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यही एक क्राइटेरिया नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, और भी बहुत क्राइटेरिया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर किसी कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो कम है उसकी बुक वैल्यू से, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि टाटा मोटर्स, जो बहुत नामी गिरामी कंपनी है इंडिया की, वो पिछले 2-3 साल पहले तक उसका जो बुक वैल्यू था वो ज़्यादा था और उसका जो मार्केट प्राइस था वो कम था। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है, कि जैसे कि मैंने बताया कि बुक वैल्यू में कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसको 18 रुपए पर शेयर मिल जाएगा। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट है कि कंपनी जब अपना ऑपरेशन क्लोज करती है, तो क्योंकि उसने कंपनी ने लोन या डेट जो ले रखा है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी में रीपे होता है वो लोन रीपे होता है। यानी कंपनी जब अपना ऑपरेशन बंद करती है, तो सबसे पहले जितने भी लोन लिए हैं उसने, वो लोन को रीपे करना पड़ेगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट के साथ पे करना है। उसके बाद जब पैसा बचेगा उससे वो कंपनी शेयर होल्डर्स को पे करेगी। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, बुक वैल्यू में सिर्फ टोटल इक्विटी काउंट होती है जब कैलकुलेट करते हैं, और इसमें कहीं भी डेट का कंपोनेंट या लोन का कंपोनेंट काउंट नहीं होता है। तो इसका मतलब जो बुक वैल्यू है वो एग्जैक्ट है जितनी हमको मिलेगी एज ए शेयर होल्डर। इसमें लोन कंपोनेंट काउंट नहीं होता है, क्योंकि लोन कंपोनेंट को अलग से इंटरेस्ट के साथ पे किया जाता है। अब मान के चलते हैं कि कंपनी ने इसके साथ-साथ में बैंक से लोन भी ले रखा है और उसने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और अलग-अलग एनबीएफसी से या क्रेडिटर से, दूसरे जो लेंडर होते हैं जो देते हैं पैसा, उनसे भी 1.5 लाख का लोन लिया हुआ है। तो अब क्योंकि लोन है, तो इसको इंटरेस्ट के साथ पे करना है, तो ये भी लायबिलिटी सेक्शन में काउंट होगा। तो अगर हम लोन टोटल जो डेट की बात करें, तो 3.5 लाख रुपए इसका टोटल डेट हो जाता है, जो इसको वापस पे करना है। अब उसके बाद में जब कंपनी ऑपरेशन करती है, तो सारा का सारा काम अपने खुद से नहीं करती है। कंपनी अलग-अलग छोटी-छोटी कंपनियों पे या वेंडर्स पे भी डिपेंडेंट रहती है और उनकी वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को इस्तेमाल करती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ उनका यूज़ करती है, उसका पैसा देती नहीं है और वो बाद में देती है। तो जो कंपनी जो बाद में पैसा देती है उस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ जो यूज़ की उसने, उसके लिए जो पैसा देते हैं, उसको सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो वो भी कंपनी को देना होता है। तो मान के चलते हैं कि इस केस में कंपनी को 50,000 रुपए उसको भी देना है, प्लस साथ में सबसे लास्ट में कंपनी को टैक्सेस भी पे करने होते हैं। तो वो टैक्सेस भी लायबिलिटी के अंडर आते हैं और मान के चलते हैं कि 30,000 रुपए का टैक्सेस जो है कंपनी को पे करना है। तो टोटल अगर हम इसको ऐड करते हैं, तो कंपनी के पास टोटल 13,30,000 रुपए की लायबिलिटी बनती है। ये तो हो गई कंपनी की लायबिलिटी यानी कि देनदारी की बात, कि कंपनी को क्या-क्या पे करना है। अब हम बात करें कंपनी के असेट्स की, क्योंकि अब कंपनी ने जो लायबिलिटी देना है, तो इसका मतलब ये जो पैसा है, कंपनी ने इकट्ठा किया कहीं से, तो ये पैसा कंपनी ने कहाँ यूज़ किया? कहीं तो यूज़ किया होगा इस कंपनी ने, वो कैसे पता लगता है? वो कंपनी कहाँ यूज़ करती है, वो हमें पता चलता है कंपनी की असेट साइड को देख के, कि कंपनी ने कहाँ-कहाँ वो असेट्स में यूज़ किया है, जहाँ से वो रिटर्न कमाती है बाद में। तो असेट्स में भी कई टाइप के असेट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो फिक्स्ड असेट्स होते हैं, फिक्स्ड असेट बोल सकते हैं, उसके बाद नॉन फिक्स्ड असेट होते हैं या मूवेबल असेट बोल सकते हैं। फिक्स्ड असेट जो एक ही जगह पे टिक के रहते हैं, वो नॉन फिक्स्ड यानी मूवेबल असेट्स जो होते हैं। उसके बाद में टेंजिबल असेट्स भी होते हैं और इंटेंजिबल असेट्स भी होते हैं। टेंजिबल यानी कि जिनको हम
टच कर सकते हैं या छू सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो अगर हम किसी कंपनी के बारे में अगर बात करें, तो टेंजिबल एसेट्स में क्या-क्या आता है? टेंजिबल एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी का प्लांट्स है, उसकी मशीनरीज़ है, उसकी बिल्डिंग है, या फिर उसके व्हीकल्स हैं, या मशीन्स हैं, और भी बाकी जो चीज़ें जो हम टच कर सकते हैं, वो कंपनी के टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। जबकि इंटेंजिबल एसेट्स एसेट्स में क्या आता है कंपनी का? जैसे कंपनी का कोई कॉपीराइट है, उसके बाद में कंपनी की ब्रांड वैल्यू है, वो भी, क्योंकि हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वो एक एसेट है। उसके बाद में अगर कंपनी कोई फ्रेंचाइज़ी मॉडल पे काम करती है, तो उसकी कंपनी की जो फ्रेंचाइज़ीज़ है, वो भी एसेट्स होती है। उसके बाद कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, वो भी कंपनी के लिए एज़ ए एसेट होते हैं। तो वो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब मान के चलिए कि कंपनी जो है, उसकी जो फिक्स्ड एसेट्स की या जो टोटल एसेट है उसकी अगर हम बात करें, तो उसकी जो बिल्डिंग या जो अलग चीज़ है वो ₹60,000 की है, प्लस उसकी जो प्लांट्स और मशीनरीज़ हैं, जो उसने लगाई हैं अपने ऑपरेशंस के लिए, वो 7,40,000 की लगाई हैं। तो ये दोनों एसेट्स में काउंट हो जाएँगे, और इन दोनों को अगर हम बात करें, तो ये लगभग 8 लाख का एसेट कंपनी के पास हो जाता है। उसके बाद में कंपनी ने कहीं अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट भी कर रखा होगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी अलग-अलग जगह करती है। जैसे कंपनी ने खुद किसी को लोन दे रखा होगा, जो वापस आएगा ब्याज के साथ में, या फिर कंपनी म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती होगी। तो वो सब भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जो वापस आते हैं बाद में। तो वो भी एसेट्स के अंदर आएँगे। तो मान के चलिए कि इस केस में कंपनी जो है, उसने 1.2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके बाद क्योंकि कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ इन्वेस्ट करती है या पैदा करती है, उसको वो आगे देती है अपने ग्राहकों को या सप्लायर्स को, या जो कस्टमर्स है उसको, तो उसका भी पैसा कंपनी बाद में उसके अकाउंट में आता है, तो वो भी कंपनी के एसेट हैं। तो मान के चलते ही कंपनी ने 1.8 लाख का जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज़ बेच रखी है, जिसका पैसा उसको आना बाकी है, तो वो भी एसेट साइड में आएगा। उसके बाद में कंपनी के पास कुछ कैश भी पड़ा होता है, चाहे वो सेविंग में हो या इन हैंड कैश हो, या फिर सेविंग अकाउंट में हो, तो वो भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट या जो बोल सकते हैं हम कि एसेट होता है। तो मान के चलते कि कंपनी के पास अभी हाल-फिलहाल में 2.3 लाख का सेविंग रखा हुआ है, तो ये भी एसेट साइड में आएगा। तो अगर हम सब मिलाते हैं तो एसेट भी टोटल कुल मिला के 13.3 लाख बनता है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है उसमें एसेट और लायबिलिटी दोनों हमेशा एक जैसी रहती हैं, दोनों हमेशा इक्वल ही होनी चाहिए। दोनों अगर इक्वल नहीं है तो कहीं न कहीं दिक्कत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और जो कंपनी होती है उसकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें पक्का जो एसेट और जो लायबिलिटी साइड है वो दोनों हमेशा बराबर ही मिलेंगी। तो हमने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की कि बैलेंस शीट क्या होता है और इसमें क्या-क्या चीज़ें होती है जो कंपनी एक इन्वेस्टर के लिए बताती हैं, या क्या एक इन्वेस्टर के फायदे के लिए होती है, जो चीज़ उसको समझनी चाहिए। उसमें साथ में हमने इसी वीडियो में 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बुक वैल्यू और डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात की, कॉमन सी, तो वो भी आपको पता होनी ज़रूरी है। आगे आने वाली वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने के जो और इम्पोर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज़ हैं, और जो अलग-अलग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा-मोटा फेयर आइडिया हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का शक रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंटिन्यू फंडामेंटल एनालिसिस को सिंपल और आसान भाषा में समझने के लिए इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और हम आपके इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो लाते रहेंगे।